ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी मांग भी पूरे वर्ष बनी रहती है। इस समय आप सभी ने धान की रोपाई तो कर दी है और आपके खेत में धान की फसल तैयार भी हो रही है, लेकिन इस समय ज़रूरत होती है सही तरीके से समसामयिक कार्य करने की। कौन कौन से करने हैं आपको समसामयिक कार्य और किन किन खास बातों का रखना है ख्याल, जिससे कि आने वाले समय में आपको मिले धान का भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन। तो आइए इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। किसान भाइयों, आप जुलाई के पहले सप्ताह में धान की रोपाई का कार्य शुरू करेंगे और उसके लिए आपने धान की नर्सरी इस महीने ज़रूर लगा ली होगी। हम बताना चाहते हैं कि धान की जो स्वस्थ पौध है वही आपको अच्छी पैदावार देगी। अतः ज़रूरत है कि जो नर्सरी में पौधशाला में आपकी पौध खड़ी है उसकी उचित देखभाल करें, उसमें समय से पानी लगाते रहें और साथ ही साथ उसमें कीड़े और बीमारियों का भी आप आकलन करते रहें, उसमें लगातार आप देखते रहें और साथ ही उसमें खरपतवार वगैरह जो होते हैं उनको भी आप निकालते रहें। धान की पौध में पानी लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हल्का हल्का पानी उसमें लगातार लगाते रहें और पानी जो है वो शाम के समय में लगाएं, यही अच्छा होगा। साथ ही धान में कई बार जो नर्सरी है हमारी उसमें कुछ बीमारी के लक्षण भी आ जाते हैं। खास करके देखने में आया है कि कुछ पौधे नर्सरी में ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। ये बकानी बीमारी का लक्षण होता है, इसकी आपको खास सावधानी बरतनी है। ऐसी दशा में अगर बकानी आपकी नर्सरी में सारी में आ गई है तो उसको आप नर्सरी को प्रयोग में ना लाएं, उस नर्सरी को आप तुरंत नष्ट कर दें और खेत के किसी अन्य हिस्से में आप अभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, बीज की बुआई नर्सरी में कर सकते हैं। परंतु नर्सरी के खेत में मान लो एक ही हिस्से में आपके वो बीमारी आती है, थोड़ा बहुत हिस्सा प्रभावित है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे पौधे हैं, तो उस केस में आप उन पौधों को अलग रखें, उन पौधों का आप रोपाई में प्रयोग न करें। और जब आप रोपाई करें तो उस समय पर बावस्टीन का एक घोल बनाएं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, और ज़रूरत के हिसाब से आप ऐसे घोल बना लीजिए। मान लीजिए 10 लीटर घोल बनाना है आपको तो 10 ग्राम बावस्टीन ले लें और फिर जो पौध आप उखाड़ेंगे और खेत में रोपाई करेंगे उसके पहले आप 15 मिनट तक उस पौध को उस जो घोल बनाया बावस्टीन का उसमें आप रखें और फिर उसकी आप रोपाई करें। धान की जो पौधशाला है उसमें कई बार कीड़े मकोड़ों का भी आक्रमण हो सकता है, आप ध्यान रखें। कई बार पत्ते लपेटने वाला कीड़ा इसमें आ जाता है, वो एक सुरंग सी बना लेता है और पत्ता आगे से मुड़ जाता है। ऐसी दशा में आप जो उपयुक्त कीटनाशी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफास नाम की दवाई आती है, उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी प्रयोग करें और करीब 60 से 70 लीटर घोल आप बना लें। ये घोल 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो नर्सरी का है आपका उसके लिए पर्याप्त होगा। ये 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र आपको 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए पौध आपको देगा। इसी प्रकार कई बार जो धान की पौधशाला है उसमें लौह तत्व की कमी आ जाती है, आयरन की कमी आ जाती है, खास करके उन दशाओं में जब हमारे धान की नर्सरी में कम पानी लगाया गया हो या हमारी जो मृदा है वो लौह तत्व में कम हो या कमज़ोर हो। इस पे आप ध्यान रखें। इसके लक्षण हैं कि जो नर्सरी में पौध है उसकी पत्तियां पहले पीली होने लगती हैं और पीली होने के बाद वो सफ़ेद हो जाती हैं और सफ़ेद होने के बाद वो बिल्कुल सूख जाती हैं। ऐसी दशा में आप आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कहते हैं उसका घोल तैयार करें 0.5%। मान लीजिए 100 लीटर पानी लिया आपने तो उसमें आधा किलोग्राम आप फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट ले लें और घोल बना लें। साथ ही एक घोल आप चूने का भी बना लें 0.25% का, यानी 250 ग्राम चूना 100 लीटर पानी में, और इन दोनों घोलों को मिलाकर आवश्यकता अनुसार आप घोल बनाएं और दोनों घोलों को मिलाकर आप छिड़काव कर दें। अगर फिर भी इसमें पीलापन बना रहता है तो इसके 8-10 दिन बाद एक बार उसमें छिड़काव और कर दें, तो इस तरह से आपके लौह तत्व की कमी उसमें से दूर हो जाएगी। धान की पौधशाला में खरपतवारों द्वारा भी काफ़ी हानि होती है, यानी ये जो हमारी धान की पौध है उसको ये खरपतवार कमज़ोर कर देते हैं और इसमें खास करके जैसे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो उनकी पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है और जो घास कुल के खरपतवार हैं उनकी पहचान थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़रूरी है कि जो खरपतवार आपकी पहचान में आ जाएं उनको उखाड़ कर नर्सरी से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर ये खरपतवार जब आप पौध उखाड़ेंगे और रोपाई करने की तैयारी करेंगे तो ये कई बार धान की जगह पे हम खरपतवार की ही रोपाई कर देते हैं।
तो इनको शुरू से ही निकालना ज़रूरी है। हाँ, जो किसान भाई अभी भी धान की नर्सरी लगा रहे हैं, पौध लगा रहे हैं, पछेती नर्सरी है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जो खरपतवार नाशी दवाई है उसका प्रयोग करके खरपतवारों को आप नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्यूटाक्लोर 50 EC नाम की दवाई आती है, उसकी 120 मिलीलीटर मात्रा लें और 70 से 80 लीटर पानी में उसका घोल बना लें, और इसके बाद उसमें जो नर्सरी का क्षेत्र है 1000 वर्ग मीटर, उसमें इसका आप छिड़काव कर दें। ध्यान रखें कि ये छिड़काव बुआई के 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। तो आपने देखा कि जो धान की नर्सरी है उसकी हमें लगातार देखभाल करनी है, उसमें कीड़े मकोड़े और बीमारियों का नियंत्रण करना है, साथ ही सही से पानी व्यवस्था करना है और खरपतवारों का नियंत्रण करना है। आप पाएंगे कि आपकी जो धान की पौध है वो आपको स्वस्थ पौध मिलेगी। धान उगाने की जो परंपरागत विधि है उसमें किसान भाई पहले पडलिंग करते हैं, खेत में गारा बनाते हैं और फिर उसमें रोपाई करते हैं, परंतु इससे पहले वो धान की पौध भी तैयार करते हैं। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि एक तो हमारे लेबर श्रमिक हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, अलग से पौध तैयार करनी पड़ती है, और साथ ही जो परंपरागत विधि है जिसमें आप पडलिंग करते हैं, गारा बनाते हैं, रोपाई करते हैं, उस विधि में पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ऐसा अनुमान है कि 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है परंपरागत विधि से। किंतु इस साल जैसा कि हम जान रहे हैं कि बरसात थोड़ी कम होगी, कम होने की संभावना है, तो उस दशा में हम और जो धान के वैज्ञानिक हैं और जो हमारा संस्थान है वो संस्तुति कर रहा है कि आप कुछ धान सीधी बिजाई विधि से भी उगाएं, क्योंकि उतना पानी हमको नहीं मिलेगा, श्रमिक भी महंगे हो गए हैं। तो उस दशा में सलाह यही है कि कुछ हिस्से में, कम से कम कुछ हिस्से में किसान सीधी बिजाई करें। सीधी बिजाई का जो तरीका है वो हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको खेत में सबसे पहले पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद जब खेत आपका सही दशा में आ जाए तो उसको आप तैयार करें, 2-3 बार उसकी जुताई करें और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इसमें बुआई करते समय एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो उन्नत किस्में हैं, जो ख़ास किस्में हैं, उनको ही उगाना है। जो सिंचित क्षेत्र हैं खास करके, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किसानों द्वारा इस विधि से धान उगाया जा रहा है। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत कर दी है, और इसमें भूमि का चुनाव, खाद, उर्वरक और बीज और प्रजाति, इन सब का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले किस्मों की बात करते हैं। इसके लिए उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं, जैसे हरियाणा राज्य के लिए HKR 126, पूसा 44, PBH 71, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1509, पूसा 1612, हरियाणा बासमती 1, तरावड़ी बासमती 24P26, PRH 10, और पंजाब के लिए HKR 126, पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती 1, तरावड़ी बासमती और 26P26, और साथ ही एरिज 6129। उत्तर प्रदेश के लिए नरेंद्र 97, नरेंद्र 118, नरेंद्र 359, पंत धान 4, सरजू 52, पूसा बासमती 1, कस्तूरी, पूसा सुगंध 4, जलप्रिया, सांबा, स्वर्णा और मैसूरी आदि। इसी प्रकार बिहार राज्य के लिए प्रभात, पूसा 2-21, राजेंद्र धान 201, IR 36, सांबा, मैसूरी और स्वर्णा मैसूरी, ये प्रमुख किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही जो खेत की तैयारी आपने अच्छे से की होगी, मान लो जैसे पलेवा लगाया, फिर आपने 2-3 बार खेत को जुताई की, पाटा लगाया, और अब इसमें हमें बुआई करनी है। बुआई करने के लिए आप सीड ड्रिल जो मशीन है, गेहूं की बुआई में जिसका प्रयोग किया जाता है, या अन्य प्रकार की सीड ड्रिल है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। देसी हल का प्रयोग कर सकते हैं, या जो अन्य उपयुक्त यंत्र हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं बुआई में। और जहाँ तक बीज दर की बात है, इसकी 25 से 30 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टर है सीधी बिजाई में। और जो बुआई की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। आप 20 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और ये जो बीज आप प्रयोग कर रहे हैं, ये पहले से आपका उपचारित बीज होना चाहिए। उपयुक्त फफूंदनाशी से आप इस बीज को उपचारित करें, तभी इसकी आप बुआई करें। जहाँ तक खाद और उर्वरकों की बात है, तो इस धान में थोड़ा खाद और उर्वरक ज़्यादा लगते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 150 से 160 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश की मात्रा 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है।
साथ ही 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी आप प्रयोग करें। खास करके अगर पिछले साल आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है उस खेत में, तो इस साल उस खेत में जिंक सल्फेट ज़रूर डालें। और ये सारे उर्वरक, नाइट्रोजनधारी उर्वरक की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और जिंक, इनकी सारी मात्रा आप बुआई के समय कूड़ों में डाल दें। और जो बाकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट लें। पहला छिड़काव आप बुआई के 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरा 55 से 60 दिन बाद। या इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि धान की कोई किस्म मान लो 120 दिन की है तो उसमें जननिक अवस्था लगभग 55 से 60 दिन के बीच पर आएगी, तो उस दशा में हम नाइट्रोजन का दूसरा छिड़काव करते हैं।